हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 5 जुलाई 2022 और क्योंकि आज देवेंद्र सर किसी वजह से सेशन नहीं ले पा रहे तो उनकी अनुपस्थिति में मैं ये सेशन कंडक्ट करूंगा। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का जो है वो बात करता है एनआईए के बारे में। एनआईए क्यों? क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र में एक फार्मासिस्ट की हत्या कर दी गई बेदर्दी के साथ, और उसके जो अलग अलग परिणाम नेशनल लेवल पे हो सकते हैं। क्या उसके पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या कोई टेररिस्ट ग्रुप है या कोई सिक्योरिटी थ्रेट, ये बन सकता है। जो ऐसे केसेस होते हैं उसके लिए हम एनआईए के थ्रू उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। रहता अगर छोटा सा कोई क्राइम हो, किसी ने किसी की हत्या की हो, तो उन सब के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट है ही। तो एनआईए कब फॉर्म हुआ, उसकी क्या रेलेवेंस है, ये देखते हैं। अब देखिए, एनआईए असल में एक नेशनल लेवल की बनाई गई बॉडी थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर आप बाकी देशों की तुलना में देखें तो अमेरिका में एक सीआईए होता है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो कुछ उसी तर्ज पर भारत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी, और इसकी रिक्वायरमेंट तब महसूस हुई थी जब 26/11 के अटैक हुए थे इंडिया में। तब महसूस किया गया था कि इंडिया में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो सेंट्रल लेवल पे ऐसे जो बड़े क्राइम्स हैं या कॉन्स्पिरेसी हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर पाए। क्योंकि ये जब 11 अटैक हुआ उसके बाद एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर आप कंपेयर करें सीबीआई के साथ, सीबीआई क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बताइए मुझे आप। तो सीबीआई ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जबकि एनआईए इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्योंकि सीबीआई 1946 में जो दिल्ली पुलिस स्पेशल फोर्सेज एक्ट है उसके अंदर अपनी पावर डिराइव करता है, जबकि एनआईए के लिए स्पेसिफिकली एक एक्ट पार्लियामेंट में पास कराया गया था। तो ये हो गया एनआईए की बात। अब एनआईए क्या करती है? ये सेंट्रल एजेंसी उन सभी ऑफेंसेस पे काम करेगी जिससे भारत की अखंडता, सुरक्षा पर खतरा होता है। तो अखंडता पे खतरा कैसे होगा? चाहे उसमें टेररिज्म को लेकर कोई क्राइम हुआ हो या फिर कोई ऐसा क्राइम हो जिसके कुछ लिंकेजेस बनते हो, यानी कई जगह एक तरह के क्राइम हो रहे हैं, कुछ लोग मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते हो जो बड़े लेवल पर हो, उसमें रिलेटेड टेरर लिंक्स के साथ कोई भी क्रिमिनल केस है, उन सभी को इन्वेस्टिगेट करने की क्षमता एनआईए रखती है। तो उनके पास पावर्स ऐसी है कि कहीं भी जाके सर्च, सीजर या अरेस्ट कर सकते हैं और ऐसे ऑफेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश ये कर सकते हैं। इनकी जुरिसडिक्शन क्या है? जुरिसडिक्शन इनकी पूरे भारत भर में है। चाहे इंडियन सिटीजन भारत के बाहर ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी जाकर इनकी जुरिसडिक्शन अप्लाई करती है। तो ये याद रखिए, अगर आपसे एक स्टेटमेंट में पूछा गया डज द जुरिसडिक्शन ऑफ एनआईए अप्लाइज टू अ पर्सन लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया बट सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो हाँ ये होता है। क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी? तो अगर कोई इंडिया से क्राइम करके बाहर भाग जाए तो और वो इंडियन सिटीजन हो तो उसको तो पकड़ने के लिए कोई एजेंसी चाहिए ही। तो एनआईए इज एन एजेंसी जिसकी जुरिसडिक्शन भारत के बाहर भी लागू होती है। अगर कोई गवर्नमेंट की सर्विस में है तो जहाँ भी पोस्टेड है वो सभी, और जो अगर कोई शिप पर है तो वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसा क्राइम करता है जो इंडिया के इंटरेस्ट या हितों के खिलाफ जाता है, तो उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर सकती है। और एनआईए किन स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड ऑफेंसेस पे काम करेगी, उसकी लिस्ट होती है कि किन किन एरियाज पे वो काम करेंगे। अगर ऐसा कुछ क्राइम हो रहा है तो वो एनआईए स्पेसिफिकली उस पर फोकस करेगी, वो डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसकी राष्ट्रीय लेवल पर एनआईए द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है थ्रू होम मिनिस्ट्री, राइट। और जब भी एनआईए किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को उनको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है। और फाइनली अगर कोई एक शेड्यूल ऑफेंस जो कि डिफाइंड है कि भाई ये अगर ऑफेंस हो रहा है, जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या किसी की हत्या कर दी गई विद टेररिस्ट इंटेंट, मतलब आतंकवाद फैलाने की भावना के साथ किसी की हत्या की गई, तो अगर एनआईए उसकी पड़ताल कर रही है तो उसके अलावा उस व्यक्ति के द्वारा और भी कोई क्राइम किए गए तो उन सभी की पड़ताल एनआईए कर सकती है। ठीक है, ये हो गया एनआईए की बात। जो हमने सीखा वो है एनआईए कब फॉर्म हुई, क्यों फॉर्म हुई, इसका जुरिसडिक्शन क्या है और किस प्रकार की बॉडी ये है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 की। तो यूएन की एक बॉडी है हैबिटेट, इसने एक नई लिस्ट जारी की है, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022। इसके तहत ये पता लगता है कि दुनिया में जो शहरी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो होगा जन्म दर बढ़ने की वजह से, क्योंकि शहर में ऑलरेडी लोग ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ जो जन्म दर है वो पहले के मुकाबले बढ़ रही है। और स्पेसिफिकली जन्म दर बढ़ेगी जापान में, यूएस में या ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं, ये जन्म दर बढ़ेगी उन देशों में जहाँ जो भी डेवलपिंग फेज़ में, फॉर एग्जांपल आप बात कर लो इंडिया की, आप बात कर लो बांग्लादेश की, आप बात करो नाइजीरिया की, ये ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो मिडिल या लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्रोथ अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था है, एजुकेशन की संभावनाएं हैं। तो वहाँ देखा गया कि दुनिया की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो अर्बन पॉपुलेशन अभी 56% है लास्ट ईयर 2022 में, वो अगले 30 सालों में बढ़ के 68% तक हो जाएगी। यानी ऑलरेडी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन अभी शहरों में है, अब उससे भी कहीं ज़्यादा मेजॉरिटी
मेजॉरिटी शहरों में रहना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इंडिया में ऐसा माना जा रहा है कि 2035 तक जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 43.2% अर्बन एरियाज़ में रहना शुरू कर देगी। इस रिपोर्ट से आप क्या सीखते हैं? इस रिपोर्ट से हमें ये पता लगता है कि इंडिया की जो मेजॉरिटी है वो गांव से शिफ्ट होकर शहरों की तरफ जा रही है। तो हमें इंश्योर करना हो कि शहर में सुविधाएं हो, शहर इस तरह से प्लान्ड हो, इस तरह से मैनेज हो और इस तरह से गवर्नड हो कि जो शिफ्ट आने वाला है, जो एक बड़ा पॉपुलेशन का शेयर शहरों की तरफ शिफ्ट होने वाला है, उनकी जो समस्याएँ होंगी उनको वो टैकल कर पाए। ठीक है। यूएन हैबिटेट की बात अगर हम करें तो एक यूएन की बॉडी है जो जनरल असेंबली उनकी होती है, यूएनजीए। उसकी एक लीड एजेंसी है जो उसके एक स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करती है। वो स्पेसिफिक एरिया कौन सा है? वो स्पेसिफिक एरिया है अर्बन डेवलपमेंट और ह्यूमन सेटलमेंट, कि लोगों की सेटलमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, किस तरह उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ताकि उसको लेकर यूएन क्या करे, इस पर कार्य कर पाए वो। तो यूएन जब इस पर काम करेगी तो वो फोकस करेगी शहरों से और गवर्नमेंट से, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, एनजीओज हो गए, मेजर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए जिनमें आपकी कम्युनिटी लीडर्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, इन सभी को वो अपने साथ कोलैबोरेशन में लेती है, उन सभी के साथ मिलकर प्लानिंग बनाती है, रिपोर्ट्स तैयार करती है, ताकि गवर्नमेंट्स भी अपने हिसाब से प्रिपेयर रह सके। इनका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी, केन्या में, और इनका जो फोकस है वो है पहले किस पर? शेल्टर एंड सोशल सर्विसेज, अर्बन मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ की असेसमेंट, मॉनिटरिंग, इन्फॉर्मेशन? ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन, और क्या उनके चेंजेस हैं, क्या डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अर्बन सिटीज़ में, उसके बारे में। यूएन हैबिटेट का एम है कि मिलेनियम डिक्लेरेशन जो गोल है हमारे एमडीजी गोल्स, उसकी पूर्ति हो, और एटलीस्ट जो 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स हैं उनकी जीवन का में बदलाव किया जाए, उनमें इंप्रूवमेंट लाया जाए। कैसे इंप्रूवमेंट आएगा स्लम ड्वेलर्स की लाइफ में? बाय फोकसिंग ऑन अर्बन गवर्नेंस, हाउसिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, डिजास्टर मिटिगेशन, रिहेबिलिटेशन, अर्बन सेफ्टी और वाटर मैनेजमेंट जैसी प्रमुख चीज़ों के द्वारा। अब इससे रिलेटेड एक सवाल 2017 में पूछा गया था, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ यूएन हैबिटेट इन द यूएन प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर अर्बन फ्यूचर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? की टर्म है विद रेफरेंस टू रोल ऑफ यूएन हैबिटेट। तो यूएन हैबिटेट के रोल के संदर्भ में यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम जो काम कर रहा है अर्बन फ्यूचर की तरफ, इसके संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहली स्टेटमेंट बात करेगी, ह्यूमन हैबिटेट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय यूएनजीए टू promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelters for all. Its partners are either governments or local urban authorities only. अब देखिए एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है only। क्या वो सिर्फ देश की गवर्नमेंट से और केवल जो किसी शहर की अर्बन अथॉरिटी है उससे बात करेगी, बाकियों से बात नहीं करेगी? ये इनका कहना है कि सिर्फ शहरों से, उन गवर्नमेंट से ही बात करेगी। यूएन हैबिटेट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड टू प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। अगर आप गौर करें तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट से हमें लगता है कि क्या बाकियों के साथ बात नहीं हो रही? अगर हमने पढ़ा भी रिसेंटली कि हाँ वो करती है, एनजीओस को भी बात करती है, कम्युनिटी लीडर्स से बात करती है, तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो हम पहुँच जाते हैं 1 and 3 एंड 1 ओनली के ऊपर। तीसरी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो क्या जो उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसके तहत ही काम करे, तो हाँ भाई लीड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, तो ज़रूर ये कोशिश करेगी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की, पॉवर्टी रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1 and 3। तो इस तरह से आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली जो भी, अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई दे तो पहले उसको पकड़े, ऑल द कंट्रीज़ या ओनली, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हो तो उन पर आप विशेष ध्यान दें, अक्सर वो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे क्वेश्चन। अगला आर्टिकल बात करता है काई चटनी के बारे में। एक आंट चटनी जो चींटियों से बनाई जाती है, रेड आंट से चटनी बनाई जाती है, काफ़ी प्रचलित है ये। इसको जीआई टैग देने की बात चल रही है और उड़ीसा के मयूरभंज के जो ट्राइबल है वहाँ ही बनती है। वहाँ के लोग काफ़ी डिमांड करें जीआई टैग देने की, जिससे ये एक तरह से ये यूनिक फीचर या यूनिक डिश बन जाएगी इस इलाके की। तो काई चटनी कहाँ बनती है? तो वीवर आंट्स के द्वारा बनाई जाती है। जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ वो बनाते हैं, वो पेड़ों से इन चींटियों के नेस्ट से, जो पेड़ पे इनके घोंसले बने होते हैं, उनसे इकट्ठा करते हैं एक पानी की बाल्टी में। उसके फिर जो पत्ते वत्ते होते हैं उनको छाँट कर, और जो मेन फ्लैश बचता है उससे फिर इसको बनाते हैं। ये चटनी खाने में सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होती, इससे आपको सर्दी खांसी या ऐसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि आँखें भी मजबूत होती हैं। तो एक तरह का मेडिसिनल ऑयल भी इससे बनाया जाता है, दवा की तरह काम करती है ये। और इसके अलावा जो स्किन डिजीज़ है उसके लिए भी इसको काम किया जाता है। तो अब डिमांड की जा रही है काई चटनी को जीआई टैग दिया जाए। प्रेजेंटली इसे जीआई टैग प्राप्त नहीं है। जीआई टैग मिलने से क्या होता है, ये बताया जाता है कि ये जो चीज़ है ये विशेष रूप से एक जगह से आती है, जिस जगह से इसकी उत्पत्ति होने की वजह से कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। अगर आप अल्फांसो मैंगो की बात करें तो महाराष्ट्र में आता है, पेड़ लगा दो अब जगह दिल्ली में, फिर वहाँ पर पेड़ से आम निकले तो क्या वो आम सिमिलर होगा? नहीं। कहा जाता है कि अल्फांसो की खास बात इसलिए कि उस मिट्टी में, उस जगह, इस क्रॉप को बोने में कुछ खास बात है, इसलिए इसका इस प्रकार का टेस्ट आता है। तो काई चटनी की भी बात चल रही है कि इसे भी जीआई टैग दिया जाए। जीआई टैग कौन देता है?
तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क जो कि जीआई इंडिकेटर के रजिस्ट्रार हैं वो देते हैं, और ये ऑफिस चेन्नई में बेस्ड है। जीआई रजिस्ट्री एक बार में जो जीआई टैग दिया जाता है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, जो बार बार रिन्यू कराना होता है। ये पार्ट है किसका, ट्रिप्स का, WTO की एक जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है IPR, उसका पार्ट है। अगर एक बार आपको मिल गया तो कोई और देश वैसा कुछ प्रोडक्ट ला के मार्केट में नहीं बेच सकता, क्योंकि ओरिजिनल कहा जाता है कि आप ही के पास रहेगा, रियल वाला जो है वो आपका आइटम है। जैसे आप अगर रास्ते से गुजरे तो अगर आपको एक कहीं पर मॉडर्न ढाबा फेमस हो गया तो मॉडर्न ढाबा, न्यू मॉडर्न ढाबा, ऑल इंडिया मॉडर्न ढाबा, ऐसे बहुत सारे ढाबे एक नाम के खुल जाते हैं। तो ऐसी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक जो ढाबा है जो असली वाला हो, ये उस तरह की कहानी है कि हमें IPR लेना है, हमें GI टैग लेना है। इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली जिनको मिला है GI टैग वो हैं जुडीमा वाइन राइस जो असम की है, तिरुर वेटिला जो केरला की है, फिर डिडुगुल लॉक और कंडीगरी सारी जो तमिलनाडु उड़ीसा एक्सेट्रा से आते हैं, इनको GI टैग दिया गया है। 2015 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस GI टैग, बनारस ब्रोकार्स एंड साड़ीज, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डूस। तिरुपति लड्डूस को बहुत फेमसली प्रोवाइड किया गया था, हालांकि दाल बाटी चूरमा को ये अभी तक नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आपको ये पता है कि इनको प्रोवाइड नहीं है तो 2 इजीली एलिमिनेट हो जाता है, आप बचते हैं 1 और 3 के ऊपर, जहाँ हमें पता है 3 को मिल चुका है। तो 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ योर C। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एस्ट्रेलोपिथेकस के ऊपर। एस्ट्रेलोपिथेकस असल में सदर्न एप जिन्हें कहते हैं, ये हमारे पुराने वंशज कहे जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के जो केव्स हैं, जो वहाँ की गुफाएं हैं, वहाँ पर लाखों साल पहले कहा जाता है कि ये थे। इनसे पहले निएंडरथाल या होमो इरेक्टस या होमो हेबेसस, जिनसे बाद में जाकर हम बने होमोसेपियन। तो होमो जो ये एक इसी का वर्जन है विच इज़ एस्ट्रेलोपिथेकस। ये अभी एक्सटिंक्ट हो चुके मानव हैं, जो एक प्रकार के हुआ करते थे, जो हमसे काफ़ी जुड़े हुए हमारे पूर्वज कहे जा सकते हैं। ये आज से 40 लाख साल पहले पाए जाते थे। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में एक जगह है जहाँ पर इस तरह की केव्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टर्कोफोंटीन केव्स। स्टर्कोफोंटीन केव क्या है वो हम ज़रा देख लेते हैं। स्टर्कोफोंटीन केव्स को कहा जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवता की शुरुआत जहाँ से हुई हो वो कहा जाता है। लोकेशन यहाँ पर है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया हुआ है। यहाँ पर एक लाइमस्टोन केव है जहाँ पर कई सारे फॉसल्स मिले, जहाँ से हमें पता लगा कि इन केव्स के अंदर बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री जो है होमिनिन ऑक्यूपेशन की, यानी जो हमारे पूर्वज रहे उनके अलग अलग तरह का जैसे डेवलपमेंट हुआ। पहले व्यक्ति थोड़ा झुका हुआ होता था, फिर वो अपराइट होना स्टार्ट हुआ, कैसे चेंजेस आते चले गए, उनके स्केलेटन्स या उनके फॉसल्स हमें यहाँ से मिलते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है ये स्टर्कोफोंटीन केव्स, जो कि कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। इनका जो शहर प्रिटोरिया है साउथ अफ्रीका में, उसके बिल्कुल पास ये केव पाई जाती है, जिसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहते हैं। यहाँ देखिए मैप में ये छोटा सा आइलैंड सा कुछ दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? लेसोथो। लेसोथो असल में एक और इंडिपेंडेंट स्टेट है जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही है। ये लैंड लॉक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही होती है। ये 1966 में आज़ाद हुई थी, जब यूके का यहाँ राज हुआ करता था पहले साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने आज़ादी डिक्लेयर करी थी। अभी भी ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है विच इज़ लेसोथो, विच इज़ इन साउथ अफ्रीका। तो मैप में देख के इसका आइडिया लगा लीजिए। बाकी यहाँ पर वो केव हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टर्कोफोंटीन केव, जहाँ पर जिसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है, जहाँ से माना जाता है कि शायद मानवता की शुरुआत हुई है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है फूजियान। फूजियान असल में क्या है? तो फूजियान एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या करता है? एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से चलता फिरता पूरा आपका बटालियन होता है सिपाहियों का, नेवी का, एयरफोर्स का, जो समुद्र में चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैंने एक बड़ा सा शिप है जिसके ऊपर आपके जो एयरप्लेन्स है वो लैंड कर सकते हैं, वहाँ से फ्लाई कर सकते हैं। आपका पूरा समुद्री बेड़ा है, एक तरह की पूरी आर्मी है जो शिप्स पे चलती फिरती रहती है, और काफ़ी पावरफुल होता है कि आपने कहीं पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया तो उसका मतलब उस ओशन के आसपास आप लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो यूएसए के पास हैं, उनकी नेवी दुनिया की सबसे स्ट्रांग है। चाइना इसमें पिछड़ रहा था, तो उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर सकें। तो उसी के तहत इन्हें नई जनरेशन फूजियन टाइप जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ग्रो करने स्टार्ट किए हैं। फूजियन चाइना का जो ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंस है जो ताइवान के पास है, वहाँ से उसका नाम आता है, एक राज्य है उनका, वहाँ से लिया गया इसका नाम। और अभी इसमें 2 जो प्रमुख कैरियर्स हैं, शिडोंग और लियानोइंग, ये काम कर रहे हैं। पर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है फूजियन। अगर कंफ्यूजन हो जाए प्रीलिम्स में तो वो पता होना चाहिए। फूजियन इज़ ए एयरक्राफ्ट कैरियर। अब चाइना के पास यूएसए के बाद सर्वाधिक फ्यूजन ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बड़ा खतरा है ये, क्योंकि अगर ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो वो ज़्यादा एरियाज़ पर नज़र रख पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, और इंडिया की जो टेरिटरी है, जो समुद्री टेरिटरी है, उसमें वो अक्सर पेट्रोलिंग के लिए आ सकते हैं और हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको खतरा पहुंचा सकते हैं। तो अभी जो फूजियन है ये लगभग 80,000 टन की डिस्प्लेसमेंट वाला एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट
लॉन्च सिस्टम हो या फिर आपका जो स्की जंप स्टाइल रैंप है। असल में स्की जंप स्टाइल रैंप ऐसा होता है कि क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें कोई एक फाइटर प्लेन हो गया, जब वो उड़ान भरता है तो उसको एक बहुत बड़े रनवे की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन रनवे को कम करने के लिए सिस्टम होता है बंजी जंपिंग, स्की जंपिंग स्टाइल। आपकी उड़ान और लैंडिंग होती है जहां आप ऐसे हल्का सा जंप मार के उड़ते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा स्की जंप वाला। हालांकि हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सारी टेक्नोलॉजीज अब लेके चल रहे हैं जो पहले चाइना के पास नहीं थी, विच इज़ पार्ट ऑफ फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पहले INS अस्त्रधारणी के ऊपर, इनमें से क्या अस्त्रधारणी को डिफाइन करता है? इज एन एम्फीबियस वॉरशिप, न्यूक्लियस पावर्ड सबमरीन, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसका आंसर था असल में अस्त्रधारिणी जो थी, अब जो अस्त्र धारण करती है नाम से क्लियर है, ये एक टॉर्पीडो लॉन्च व्हीकल था और रिकवरी वेसल था, ना कि एयरक्राफ्ट कैरियर, ना कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन या फिर एम्फीबियस वॉरफेयर शिप। एम्फीबियस वॉरफेयर शिप वो शिप्स होते हैं जो हवा या पानी में दोनों जगह ऑपरेट कर सकते हैं, जो दोनों जगह रह सके, या फिर ज़मीन और पानी पर भी अगर कोई ऐसा शिप हो तो उसे भी हम एम्फीबियस वॉरफेयर शिप कहेंगे, जो दोनों जगह रहकर लड़ाई कर सकता है। तो अभी रिसेंटली बात किसकी चल रही थी? फुजियन की अस्त्रधारणी इंडिया का टॉर्पीडो लॉन्च और रिकवरी व्हीकल था। एक और चीज़ जो न्यूज़ में रह रही है वो है प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रेट का ऑब्जॉर्प्शन होता है उसको रेगुलेट करने की बात चल रही है। क्या होता है कि प्लांट में जितना ज़्यादा नाइट्रोजन का ऑब्जॉर्प्शन होगा उससे उनकी ग्रोथ डिसाइड होती है, क्योंकि वही चीज़ जाके क्लोरोफिल, वही चीज़ जाके आपकी फिर फोटोसिंथेसिस का काम करेगी, उनकी ग्रोथ में काम करेगी। तो रिसेंटली जो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, TIFR, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, उन्होंने एक तरीका ढूंढा है जिसके थ्रू नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन किस गति से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है प्लांट के अंदर, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। इसको रेगुलेशन करने के लिए जिसका इस्तेमाल करेंगे वो उनका जीन होगा MADS27। इसका जो जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसमें बदलाव किया जाएगा, और ये बदलाव किया जाएगा एक जो mRNA माइक्रो RNA है MI444 के द्वारा, जिसके थ्रू किस तरह उनको कंट्रोल किया जाए वो हम डिसाइड कर पाएंगे, वो हम रेगुलेट कर पाएंगे कितना भाई नाइट्रोजन लेगा ये। तो हमारे काम की चीज़ ये है, किसने बनाया है? TIFR ने। क्या काम करेगा? नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करेगा प्लांट में। नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन से होता क्या है? तो क्योंकि रिलेटेड है ये कि प्लांट कितना स्ट्रेस झेल सकता है, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, कितना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, उसका जो रूट सिस्टम है वो कितना ग्रो करेगा, ये सब डिसाइड होता है किस तरह से वो नाइट्रेट एब्जॉर्ब करता है उसके ऊपर। तो अब जो ये कैपेसिटी ग्रो होगी इससे हम इसको रेगुलेट कर पाएंगे। हम चाहें तो इंक्रीज़ कर पाएंगे नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन, ताकि रूट और ज़्यादा बढ़ पाए और ज़्यादा स्ट्रेस को झेल पाए। इसके अलावा हम ये भी कर पाएंगे कि अगर एक पॉइंट पे हमें जाकर उसे कंटेन करना है या कहीं पर किसी प्लांट्स में कंटेन करना है तो वो भी हम ऐसा कर पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन सबसे ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब इससे होगा ये कि हम और जो स्ट्रेस है प्लांट्स में वो भी कम कर पाएंगे, और इसके लिए रिसेंटली जिसको इस्तेमाल किया जाएगा वो है राइस एंड टोबैको। इस मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए और कोशिश की जाएगी, अभी सीधा इसको अप्लाई नहीं कर देते हैं, पहले काफ़ी स्टडीज़ इसके ऊपर होती हैं, तो वहाँ भी काम चल रहा है टू कंट्रोल द नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, ताकि हम और बेहतर तरीके से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा कर पाएँ प्लांट की ग्रोथ को लेकर, उनकी स्ट्रेंथ को लेकर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इनमें से, ये ऑप्शन हमें बताना था। अब अगर आपने पढ़ा है एनवायरनमेंट में इन टॉपिक्स को तो हमें पता है कि जो कैटल होते हैं, मवेशी, वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं। जब हम एग्रीकल्चर सॉइल ज़्यादा करते हैं तो वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं, स्पेसिफिकली जो खड़ी फसलें हैं, अगर हम धान की बात करें तो वहाँ से, और जो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन कंपाउंड एनवायरनमेंट में निकलता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो इसके सही आंसर होंगे तीनों, 1, 2 और 3। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन को कंट्रोल, जो नाइट्रोजन अब्सॉर्प्शन है उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है प्लांट में इस टॉपिक के अंदर। इसका मतलब हमें इतना तो पता लग गया कि प्लांट ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जब ये पेड़ जलाए जाएंगे या पेड़ काटे जाएंगे तो शायद ये एनवायरनमेंट का भी पार्ट बने, वहाँ पोल्यूशन और ज़्यादा फैले। एक्जैक्टली वही हमें यहाँ से पता लगता है कि प्लांट करते हैं। एनिमल आपने कहीं पढ़ा, आप उसको याद रखिए ताकि अपने ऑप्शन से उसको जोड़कर आंसर कर पाएँ। स्पेस टूरिज्म को लेकर एक आर्टिकल न्यूज़ में रहा। स्पेस टूरिज्म में असल में हाल में बहुत ग्रोथ देखी गई है, क्योंकि कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स स्पेसिफिकली US से या UK से, यूरोप से आके आगे आए हैं। SpaceX की बात कर ले, ब्लू ऑरिजिन की बात कर ले, वर्जिन गैलेक्टिक की बात कर ले, इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम किया और ये बहुत ही सस्ते दरों पर अब शिप्स को स्पेस तक ले जा सकते हैं, अपने स्पेस क्राफ्ट्स को। तो अब हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक का एक शिप स्पेस में गया था, जहाँ उनके जो ओनर है वो और कुछ लोग ट्रैवल करने गए थे स्पेस में, फिर वापस आ गए थे।
उसके बाद ये बात की जा रही है अब लगातार सैटेलाइट लॉन्च बढ़ रहे हैं और स्पेस टूरिज्म अब बढ़ेगा, तो रिसर्चर्स को लग रहा है कि इसकी वजह से सूट इमिशंस होंगे इन रॉकेट लॉन्चेस से, जिससे कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचेगा। और जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने जो अभी तक प्रोग्रेस की है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्या प्रोग्रेस की है, इकलौती एक तरह से कही जाती है ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जो सक्सेसफुल रही है। दुनिया भर के देशों ने मिलकर कहा था कि ओजोन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओजोन जो डिफ्लेक्शन आसमान में हो रहा था, ओजोन जो कम हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल ट्रीटी हुई थी और ये ग्लोबल ट्रीटी काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी। 1987 की ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ट्रीटी थी टू प्रोटेक्ट अर्थ ओजोन लेयर। और जो 100 ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे ODS, उनको बंद करने की बात हुई और काफ़ी सक्सेसफुली स्टेप वाइज मैनर में कई सारी ऐसी ODS चीज़ों को बैन किया गया और बंद किया गया इनका प्रोडक्शन, जिससे हम देख रहे हैं कि अभी ओजोन की स्थिति थोड़ी सुधर रही है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अभी हम और ज़्यादा बुरी स्थिति में होते, 10 गुना ज़्यादा बुरा हाल होता ओजोन डिप्लीशन का 2050 तक जहां हम अभी हैं उसके मुकाबले। इससे होता क्या, UV रेज ज़्यादा आती हैं, लोगों में कैंसर होता है और तबाही फैलती है। अब हमें पता लग रहा है कि ये जो स्पेस टूरिज्म बढ़ता दिख रहा है, स्पेस पार्टीज आगे ऊपर जा रही है, इससे और ज़्यादा खतरा उत्पन्न होगा इन चीज़ों का, ओजोन डिप्लीशन का, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। इसके अलावा पता है कि जितनी ज़्यादा लॉन्चेस अंतरिक्ष में होंगी तो ज़्यादा स्पेस डेब्री क्रिएट होगा। स्पेस डेब्री ऐसे क्रिएट होता है कि वो अंतरिक्ष में जाती हैं, कुछ ना कुछ उनके कंपोनेंट छूटते हैं। सैटेलाइट्स अगर कुछ काम करना बंद कर दे या ख़राब हो जाए या टाइम पूरा हो जाए, छोटी छोटी फ्लाइट्स जो सैटेलाइट्स हैं, एक छोटी सी क्यूबसेट जैसी छोटी सी उपकरण भी अगर अंतरिक्ष में जाता है तो वो बहुत बड़े लेवल पे ख़तरा बन सकता है, स्पेस में पॉल्यूशन फैला सकता है। इस चक्कर में हमें ध्यान रखना होगा कि हम टूरिज्म को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, एक बार चेक करते हैं कितना आपको याद है। NIA इज़ अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, सही है या गलत है। UN हैबिटेट, इट्स पार्टनर आइदर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटीज़ ओनली। काई चटनी इज फ्रॉम उड़ीसा। स्टकफोंटेन केव्स आर इन वेस्टर्न घाट इंडिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अर्थ्स ओजोन लेयर। कितने सही हैं कितने गलत है? तो इज इट अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी? नो, इट इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी। CBI इज अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। UN हैबिटेट एंड पार्टनर्स आर ओनली की बात गलत है। येस, दे पार्टनर बोथ गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, कम्युनिटीज़, NGOs, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल। काई चटनी उड़ीसा की है, बिल्कुल सही। स्टकफोंटेन केव्स आर नॉट इन वेस्टर्न घाट, दे आर इन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, प्रिटोरिया के पास ये केव्स हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काम करता है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के ऊपर, बिल्कुल सही। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको अच्छा लगा। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।